दिल्ली सल्तनत के इतिहास के आखिरी अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम उस दौर की बात करेंगे जब सल्तनत की कमान तुर्कों के हाथ से निकलकर अफगानों के हाथ में आई। हम लोदी वंश की कहानी में उतर रहे हैं जो 1451 से 1526 तक चला जी। और ये दिल्ली पर शासन करने वाला पहला और एकमात्र अफगान यानी पश्तून राजवंश था। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक वंश के बदलने की नहीं है, बल्कि ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक तरह से आखिरी कोशिश थी खुद को संभालने की, खासकर बेहद कमजोर हो चुके सैयद वंश के बाद। हाँ, हमारी आज की सारी बातचीत द लोधी डायनेस्टी द फाइनल अफगान सल्तनत ऑफ दिल्ली नाम के एक ऐतिहासिक लेख पर आधारित है। तो हमारा मकसद है लोधी वंश के उठने की वजह, उनके 3 सबसे अहम शासकों के काम, उनके प्रशासनिक और सांस्कृतिक योगदान, और आखिर में बाबर के हाथों उनके पतन की कहानी को परत दर परत समझना। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये अफगान शासक अचानक तस्वीर में आई कैसे? बस सैयद वंश के बाद ये सत्ता में कैसे आए? क्या ये कोई बड़ी लड़ाई या बगावत थी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है कि ये कोई खूनी बगावत नहीं थी। देखिए, लोधी जो थे वो अफगानों की एक जनजाति थे। अच्छा। जो पहले के सुल्तानों के समय से ही भारत में आकर बस गए थे और सेना में और गवर्नरों के तौर पर काम कर रहे थे। वो बहुत काबिल सैनिक माने जाते थे। तो 1451 तक आते आते सैयद वंश का आखिरी सुल्तान आलम शाह वो इतना कमजोर और बेअसर हो चुका था कि उसका शासन दिल्ली के आसपास बस कुछ गांवों तक ही सिमट गया था। बस। हाँ, तो उसने खुद ही तंग आकर दिल्ली छोड़ दी और बदायूं जाकर बस गया। अच्छा, यानी दिल्ली का तख्त एक तरह से खाली पड़ा था। लगभग वैसा ही। उस वक्त सरहिंद और पंजाब के गवर्नर थे बहलोल लोधी, जो एक बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी अफगान सरदार थे। उन्होंने इस मौके को देखा और अपनी सेना के साथ दिल्ली पर शांति से कब्जा कर लिया, बिना किसी लड़ाई के। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं। सत्ता का हस्तांतरण लगभग शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। ये तो सल्तनत के इतिहास में बहुत ही अनोखी बात है। तो बहलोल लोधी एक शासक के तौर पर कैसे थे? क्या उन्होंने आते ही सब कुछ बदल दिया? बहलोल लोधी बहुत चतुर थे। वो एक काबिल सैन्य नेता तो थे ही, साथ में एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ भी। उन्होंने अपना ज्यादातर शासन यानी करीब 38 साल, हाँ, 38 साल सल्तनत को फिर से जोड़ने में लगा दिया। उनका सबसे लंबा और मुश्किल संघर्ष चला जौनपुर के शर्की सुल्तानों से। अच्छा, शर्की सल्तनत, वो तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत से ज्यादा अमीर और ताकतवर थी, है ना? कहीं ज्यादा। लेकिन बहलोल ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 1479 में हुसैन शाह शर्की को हराकर उनके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इससे दिल्ली सल्तनत का रुतबा फिर से कायम हो गया। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके शासन करने का तरीका। सुनने में आता है कि वो बाकी सुल्तानों की तरह आलीशान दरबार नहीं लगाते थे, नहीं, बल्कि अपने अफगान सरदारों के साथ कालीन पर बैठते थे। उस जमाने के हिसाब से ये कितना असामान्य था। क्या ये सिर्फ दिखावा था या इसके पीछे कोई असली वजह थी? ये सिर्फ सादगी नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। देखिए, तुर्की सुल्तान खुद को आम लोगों और सरदारों से बहुत ऊपर, लगभग दैवीय मानते थे। हाँ, उनका दरबार तो सख्त नियमों से चलता था। बिल्कुल। लेकिन बहलोल ने अफगान कबीलाई व्यवस्था को अपनाया, जहां मुखिया बराबर वालों में पहला होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अच्छा। कालीन पर एक साथ बैठकर उन्होंने ये संदेश दिया कि ये सल्तनत हम सबकी है, मैं सिर्फ तुम्हारा नेता हूं। इसी वजह से उन्हें वो वफादारी मिली जो सैयदों को कभी नहीं मिली। वाह, यानी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उसी को अपनी ताकत बनाया। तो बहलोल लोधी ने एक मजबूत नींव रखी। उनके बाद कौन आया? 1489 में एक अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे निजाम खान, जिन्होंने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की, जिन्हें हम सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं। जी। और अगर बहलोल ने नींव रखी तो सिकंदर लोधी ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की। उन्हें इस वंश का सबसे महान और सबसे सफल शासक माना जाता है। सिकंदर लोधी का नाम आते ही सबसे पहले आगरा शहर का जिक्र आता है। दिल्ली तो सदियों से सत्ता का केंद्र थी। फिर सिकंदर लोधी को अचानक राजधानी आगरा ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दिल्ली असुरक्षित हो गई थी? नहीं, असुरक्षित नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा और रणनीतिक कदम था। इसके पीछे कई वजहें थी। जैसे? पहली, दिल्ली से ग्वालियर, राजस्थान और मालवा के राजपूत राज्यों पर नजर रखना और नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। आगरा इन इलाकों के बहुत करीब था। हाँ, ये बात तो है। दूसरी वजह, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा था,
जिससे व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए एक अहम जलमार्ग मिलता था। उन्होंने सिर्फ राजधानी नहीं बदली, बल्कि 1504 में एक पूरे शहर को बसाया। अच्छा। और उसे एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। और उस समय ये इतना बड़ा बदलाव क्यों माना गया? गज़ सिकंदरी उनके सबसे बड़े सुधारों में से एक था। ये जमीन नापने की एक नई इकाई थी जो करीब 32 इंच की होती थी। 32 इंच? जी। इससे पहले जमीन का लगान अंदाजे से तय होता था, जिससे बहुत भ्रष्टाचार होता था और बिचौलिए किसानों का शोषण करते थे। सिकंदर ने पूरे साम्राज्य में खेतों को इस गज से नपवाया, उनकी उर्वरता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया और फिर एक निश्चित लगान तय किया। इससे राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता आई और सल्तनत की आमदनी भी बढ़ी। यानी उन्होंने सीधे सीधे किसानों और राज्य के बीच के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूरे साम्राज्य में जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया, जिन्हें बरीद कहते थे। बरीद? हाँ, ये सुल्तान की आंख और कान की तरह काम करते थे, जो हर सूबे से छोटी बड़ी खबर सीधे उन तक पहुंचाते थे, ताकि किसी भी कोने में कोई बगावत न पनप सके। तो एक तरफ वो इतने काबिल प्रशासक, कला और साहित्य के संरक्षक, न्याय करने वाले शासक नजर आते हैं, लेकिन उनके किरदार में एक अजीब सा टकराव भी दिखता है। स्रोतों में उन्हें एक कट्टर सुन्नी शासक भी बताया गया है। इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? ये उनके शासन का सबसे जटिल और विवादास्पद पहलू है और इतिहासकारों के बीच आज भी ये बहस का मुद्दा है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी धार्मिक नीतियां बहुत कट्टर थीं। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से सख्ती से लागू किया, कई नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी और मथुरा जैसे पवित्र शहरों में कुछ पुराने मंदिरों को तोड़ने का हुक्म भी दिया। जी। ये तो उनके दूसरे कामों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। एक तरफ ज्ञान को बढ़ावा देना, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाना, और दूसरी तरफ इतनी असहिष्णुता। सही कहा। उन्होंने तिब्बे सिकंदरी नाम से चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जो उस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। तो फिर ये कट्टरता क्यों? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी कट्टरता एक राजनीतिक जरूरत थी, ताकि वो रूढ़िवादी उलेमा वर्ग और अफगान सरदारों को खुश रख सकें और अपनी सत्ता को मजबूत कर सकें। और दूसरे? जबकि दूसरे मानते हैं कि ये उनके व्यक्तिगत विश्वास का प्रतिबिंब था। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, लेकिन ये उनके शासन का एक ऐसा दाग है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1517 में उनकी मृत्यु हो गई और यहीं से शायद इस मजबूत इमारत में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। उनके बेटे और आखिरी लोधी शासक इब्राहिम लोधी के दौर में ऐसा क्या हुआ कि 75 साल की सल्तनत सिर्फ 9 साल में बिखर गई? इब्राहिम लोधी, जो 1517 से 1526 तक रहे, वो अपने पिता और दादा से बिल्कुल अलग थे। जहां बहलोल ने सरदारों को बराबर का मान दिया और सिकंदर ने उन पर मजबूती से नियंत्रण रखा, वहीं इब्राहिम घमंडी और शक्की मिजाज के थे। उन्होंने अपने सबसे वफादार और पुराने अफगान सरदारों को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने उसी नींव पर हमला कर दिया जिस पर लोधी सल्तनत खड़ी थी, अफगान भाईचारा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आप सोचिए, जिन अफगान सरदारों ने अपनी तलवार के दम पर इस सल्तनत को खड़ा किया था, इब्राहिम लोधी उन्हें दरबार में घंटों खड़ा रखते थे, सबके सामने उनकी बेइज्जती करते थे। कईयों को तो उन्होंने मरवा भी दिया था। हाँ, ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये राजनीतिक आत्महत्या थी। इससे सरदारों में डर और नफरत फैल गई। और इसी का नतीजा था कि उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ साजिश की। हाँ, और ये लोधी वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। जब सरदारों को लगा कि इब्राहिम के रहते वो सुरक्षित नहीं है, तो पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के अपने चाचा आलम खान लोधी ने काबुल के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। जी, उन्होंने सोचा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हटाएगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस चला जाएगा, और फिर वो लोग राज करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फिर हुई पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। इब्राहिम लोधी की सेना तो बहुत बड़ी थी, कहते हैं 1 लाख सैनिक थे। फिर बाबर की छोटी सी सेना कैसे जीत गई? ये सैन्य इतिहास के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। बाबर अपने साथ 2 ऐसी चीजें लेकर आया था जो भारत में नहीं थीं। क्या? तोपे और तुलुगमा युद्ध नीति। इब्राहिम की सेना बड़ी जरूर थी, लेकिन पारंपरिक तरीके से लड़ती थी। बाबर ने अपनी तोपों को बैलगाड़ियों की आड़ में छिपाकर बीच में खड़ा कर दिया। अच्छा। और ये तुलुगमा नीति क्या थी? तुलुगमा एक तरह की घेराबंदी की रणनीति थी। बाबर ने अपनी सेना को कई टुकड़ों में बांट दिया।
एक हिस्सा सामने से लड़ रहा था और बाकी घुड़सवारों के 2 दल दाएं और बाएं से घूमकर अचानक इब्राहिम की सेना के पीछे पहुंच गए। एकदम से ही। इससे पहले कि इब्राहिम की विशाल सेना समझ पाती कि हमला किधर किधर से हो रहा है, वो चारों तरफ से घिर गई। सामने तोपों की मार और बाकी तरफ से घुड़सवारों के हमले। हाँ, उनकी सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोधी लड़ते हुए मारे गए और इसी के साथ लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया। तो इब्राहिम लोदी के साथ वंश का तो अंत हो गया और मुगलों का दौर शुरू हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि लोधियों की 75 साल की हुकूमत का कोई निशान नहीं बचा? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी विरासत क्या थी, प्रशासन से लेकर इमारतों तक, जो आज भी हमें देखने को मिलती है? उनकी विरासत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि वो सल्तनत और मुगल काल के बीच एक पुल का काम करते हैं। प्रशासन में, जैसे हमने बात की, सिकंदर लोदी की राजस्व प्रणाली गज़े सिकंदरी इतनी अच्छी थी कि बाद में शेरशाह सूरी और अकबर ने भी इसी को आधार बनाया। बिल्कुल, उन्होंने जो इक्ता यानी सैन्य सेवा के बदले जमीन देने की प्रणाली को सुधारा और जो बरीद यानी जासूसों का नेटवर्क बनाया, वो भी आने वाले शासकों के काम आया। और वास्तुकला, जब भी कोई दिल्ली में लोधी गार्डन जाता है तो वहां की खूबसूरत इमारतें ध्यान खींचती हैं। वो सब इसी दौर की हैं। हाँ, वो लोधी वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। इस काल में वास्तुकला में एक नया अंदाज आया। एक तो अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाले मकबरे बनाने की शैली बहुत लोकप्रिय हुई। और दूसरा बागों के बीच में मकबरे और मस्जिदें बनाने का चलन शुरू हुआ, जो बाद में मुगलों की पहचान बन गया। लोधी गार्डन में सिकंदर लोधी का मकबरा इसका पहला बड़ा उदाहरण माना जाता है। मैंने पढ़ा है कि सिकंदर लोधी के मकबरे में दोहरे गुंबद का इस्तेमाल हुआ था, जो भारत में शायद पहली बार था। इसका क्या महत्व था? ये एक बहुत ही चालाक वास्तुशिल्प तकनीक थी। मतलब अंदर से कमरे की ऊंचाई को सही अनुपात में रखने के लिए एक छोटा गुंबद बनाया जाता था और फिर उसके ऊपर एक बड़ा भारी गुंबद, ताकि इमारत बाहर से भव्य और विशाल दिखे। बिल्कुल, ये तुगलक काल की भरी भरकम और सादी इमारतों और मुगलों की नक्काशीदार और अलंकृत इमारतों के बीच का एक खूबसूरत संतुलन है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा? सिकंदर लोदी खुद एक अच्छे कवि थे और उन्हें कला को बहुत संरक्षण दिया। फारसी तो आधिकारिक भाषा बनी रही, लेकिन ये वो दौर था जब स्थानीय भाषाओं और फारसी के मेल से हिंदुस्तानी, मतलब शुरुआती हिंदी और उर्दू का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। अच्छा, संगीत और कविता को भी बढ़ावा मिला। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो लोधी वंश को कैसे याद किया जाना चाहिए? एक असफल वंश जिसने सल्तनत को डुबो दिया, या एक ऐसा वंश जिसने उसे बचाने की आखिरी कोशिश की? उन्हें दिल्ली सल्तनत को अपनी अफगान ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से फिर से मजबूत करने वाली एक ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब उन्होंने गिरती हुई सल्तनत को 75 साल की और जिंदगी दी। हाँ, सिकंदर लोदी निसंदेह अपने न्याय, सुधारों और कला संरक्षण के लिए एक योग्य शासक थे। वंश का पतन बाहरी हमले से ज्यादा उनकी अपनी अंदरूनी कलह और इब्राहिम लोदी की नासमझी के कारण हुआ। बिल्कुल, उनकी विरासत हमें कई चीजों में दिखती है। भूमि सुधार, आगरा को एक प्रमुख शहर बनाना और वास्तुकला की नई शैलियां। सही कहा। वे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन कड़ी थे, जिन्होंने अनजाने में ही सही आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए एक मजबूत प्रशासनिक आधार तैयार कर दिया था। ये सारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। सिकंदर लोधी को अक्सर सबसे काबिल लोधी शासक माना जाता है। उनके प्रशासनिक सुधार कमाल के थे, लेकिन उनकी धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता भी एक सच्चाई है। तो जब हम किसी ऐतिहासिक शासक की विरासत का आकलन करते हैं, तो क्या उसके अच्छे कामों से उसके बुरे कामों को ढक देना चाहिए, या फिर एक शासक की महानता का पैमाना उसके सबसे कमजोर और सबसे क्रूर फैसलों से तय होना चाहिए?